अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अरबी फ़ोरम में खुश आमदीद। आज हम आपको ब्राज़ील की सैर कराएंगे और वहाँ पर एक ऐसे पहाड़ का तारुफ कराएंगे जहाँ जाने के लिए रूहों से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप हैरान होंगे। इस सिलसिले में एक सयाह जिन्होंने वहाँ की सयाहत की अपने तजर्बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि लकड़ी के घर के बाहर जहाँ मैं फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था, वहीं है कोरा, यानी बदरूहों को भगाने वाले मकामी आमिल जमा हैं। इसके अलावा हमारे साथ ब्राज़ील के बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए 10 को पैमा और 20 मकामी लोग भी मौजूद हैं। इन आमलों ने सतरपोशी के लिए सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखी थी और उनके बाजुओं पर परिंदों के परों से बने पट्टे मौजूद थे। ये आमिल वहाँ एक रस्म अदा करने के लिए जमा थे ताकि हाइकर्स, पोर्टर्स और गाइड्स बहिफाजत पहाड़ की चोटी पर जाएं और वापस आएं। उन्होंने अमेज़न के जंगल के मखसूस दरख्तों की छालों और पौधों से तैयार परीका नामी एक सफूफ को जोर से सूंघा। चंद मिनट बाद कै की हालत और अजीब तरह की आवाज़ें निकालने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं और ऐसा लगा कि वो होश में आ गए हैं। वो वहाँ जमा लोगों के दरमियान हैजानी अंदाज में बाजू हिला रहे थे और किसी ऐसी मखलूक से महवे गुफ्तगू थे जिसको कम अज कम मैं देखने से कासर था। हम हाइकर्स के साथ 2 दिन के सफ़र के बाद वहाँ पहुँचे थे। हम अमेज़न रियासत के दारुल हुकूमत मानाउस से हवाई जहाज़, बड़ी कार और स्पीड बोट जैसे ज़राए इस्तेमाल करते हुए मेटोरोका पहुँचे थे। ये ब्राज़ील के अमेज़न के घने जंगलात वाले शुमाली हिस्से में वाक़ 7 देहात पर मुश्तमिल एक इलाका है जहाँ तकरीबन 3000 यानोमी मकामी कबायली बाशिंदे आबाद हैं। मैं वहाँ यानोमामी अफराद से उनकी माहौलियाती सयाहत के मंसूबे के बारे में बज़ाते खुद सुनने आया था जो उन्होंने रवां साल हाइकर्स को पीको दानी बलीना की चोटी तक ले जाने के लिए शुरू किया था। इस पहाड़ को वो मुकद्दस समझते थे। मैं जिस ग्रुप के साथ था वो महीनों की तैयारी के बाद को पैमाई के लिए बेताब था, लेकिन किसी को भी इन मकामी आमलों की इजाज़त और हिफाजत के बगैर 8 दिन के लिए मेटोराका को छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। यानोमामी की तंजीम AYRCA के सदर जोज मारियो परेरा गोज ने कहा कि ये पहाड़ मुकद्दस हैं। ये बुरी और अच्छी दोनों किस्म की रूहों का घर हैं। वो लोग जो रवायती तौर तरीकों पर अमल करते हैं वो जानते हैं कि रूहों की हकीकत क्या है, और जो लोग वहाँ पहाड़ पर जाते हैं उनकी हिफाजत करनी होती है। रूहें किसी शख्स की भी रूह ले सकती हैं और जिस शख्स की वो रूह ले लें वो शख्स मर जाता है। आप सोचते हैं कि पीको दानी बलीना सिर्फ एक पहाड़ है। ऐसा नहीं है। परेरा गोज ने मजीद कहा कि मेटोराका में जिस हिफाजती रस्म का मैंने मुशाहिदा किया था वो ज़ायरीन के जिस्मों और जहनों को पहाड़ पर मौजूद रूहों की तरफ से किसी भी किस्म की मुदाखलत से महफूज कर देता है। सयाहों के लिए पीको दानी बलीना का इफ्तिताह बाज़ को पैमाओं के लिए तकरीबन 20 साल इंतज़ार के खात्मे की अलामत है, क्योंकि ब्राज़ील की हुकूमत ने सन 2003 में ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद की वजह से पहाड़ पर चढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ज़ायरीन में से बहुत से लोग वहाँ कचरा भी छोड़ दिया करते थे। नए मंसूबे के तहत यानोमामी आबादी सयाहत से आमदनी पैदा करने के काबिल हो जाएगी ताकि उनकी अपनी बरादरी के अरकान के साथ साथ बाहर के कारकुनों के ज़रिए सोने की मुनाफा बख्श कारकुनी से जो नुकसान पहुंच रहा है उसके खिलाफ मुज़ाहमत करने में मदद मिले। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये मकामी बरादरियों के लिए मददगार साबित होगा और ये एक मिसाल हो सकती है कि किस तरह एहतियात और मुनज़्ज़म माहौलियाती सियाहत अमेज़न को ज़मीन का इस्तेहसाल करने वाले बैरूनी ग्रोहों से बचाने में मदद कर सकती है। पीको दानी बलीना पुर्तगाली में इसका मतलब कहर आलूद चोटी है को पहली बार सन 1950 की दिहाई में बैरूनी दुनिया ने दरियाफ्त किया था।
لیکن اس علاقے میں 1000 سال سے زیادہ عرصے سے آباد یانومامی قبیلے کے لیے اس پہاڑ کا نام یاریپو یا یانومامی زبان میں ہواؤں کا گھر ہے۔ یاریپو برازیل اور وینزویلا کے درمیان سرحد پر واقع ہے اور یہ سیراڈو امیری کا کوہستانی سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور اس کی دانتوں کی بناوٹ جیسی چوٹی کی اونچائی 2995 میٹر تک بلند ہے۔ استوائی جنگل کا ایک مضبوطی سے بنی چادر تقریباً 1000 میٹر تک پہاڑ کی بنیاد سے لپٹی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سے پودے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ برازیل کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، بلکہ اسے پیدل چڑھنے کے لحاظ سے مشکل ترین مقامات میں سے ایک کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ ایسے کوہ پیماؤں کی فہرست میں شامل رہا ہے جو بہت دنوں تک جنگل، بارش، کیڑے اور چھالوں سے لڑنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ سن 2003 تک بہت سارے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، جب تک کہ یہ قومی پارک زائرین کے لیے بند نہ کر دیا گیا۔ ISA کی لانا روزا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یانومامی کو کم سے کم رقم ادا کی جاتی تھی، سیاحت کے ماحولیاتی اور سماجی اثرات کی جانچ نہیں ہوتی تھی، زائرین شراب اور ممنوعہ اجزاء لاتے تھے، یہاں تک کہ یہ استحصال کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ خیال رہے کہ ISA ایک NGO جس نے AYRCA اور دیگر تنظیموں کے ساتھ ساتھ یاریپو ایکو ٹورزم پروجیکٹ کو تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ چنانچہ یانومامی کو اس بات پر قدرت حاصل نہیں تھی کہ وہ یہ طے کر سکیں کہ کتنے زائرین پہاڑ پر چڑھیں، اور نہ ہی وہ ان کے برتاؤ پر کوئی کنٹرول رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے برازیل کی ماحولیاتی ایجنسی سے اپیل کی، جس نے چوٹی تک رسائی کو روک دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ نئے منصوبے کی منصوبہ بندی سن 2015 میں شروع ہوئی، اور اسی سال سے برازیل کی حکومت نے مقامی زمینوں پر سیاحت کو منظم کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے سیاحت کے اثرات کو کم کرنے کے بارے میں کوئی رہنما اصول نہیں تھے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی ضمانت تھی کہ مقامی گائیڈز کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ آج کل مقامی برادریوں کو حکومتی منظوری کے لیے تفصیلی دورے کے منصوبے جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ روزا نے کہا کہ یاریپو پلان کو لکھنے میں برسوں لگے، کیونکہ یہ مشترکہ مشاورتی عمل تھا جس میں بہت سی میٹنگز، مباحثے، اتفاق رائے تلاش کرنا اور وہاں کی مقامی برادریوں سے مشاورت شامل تھی۔ اور جب سن 2020 میں یہ شروع ہونے کے لیے تیار تھا تو وبائی مرض نے اسے مزید 2 سال پیچھے کر دیا۔ یانومامی گائیڈ کے ساتھ کام کرنے والی چند ٹریول ایجنسیوں، ایمیزون ایموشنز اور ایمبیشن ٹورزم میں سے ایک روریما ایڈونچرز کی جواکم ماگنو سوزا نے کہا کہ ہم رواں سال ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں جو 2003 سے پہلے سے اس سفر کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بلا شبہ برازیل میں سب سے مشکل چڑھائی ہے۔ یہ جذباتی اور جسمانی دونوں طرح سے بہت زیادہ محنت کا متقاضی ہے۔ ایمیزون ایموشنز کی وینیسا مارینو کا کہنا ہے کہ یہ ان بہترین طریقوں میں سے ایک ہے جسے زائرین ایمیزون کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یاریپو کا سیاحتی ڈھانچہ بہت بنیادی ہے۔ یہ کوئی انتہائی ترقی یافتہ ایورسٹ یا کلی منجارو کی کوہ پیمائی نہیں، لیکن یہ سفر اصلی ہے۔ یانومامی اپنے پہاڑ کو غیر ملکیوں کے ساتھ باعزت طریقے سے مشترک کرنے کی متعلق پرجوش ہیں، اور کوہ پیماؤں کو راستے میں جو بھی مشکلات درپیش ہیں، یانومامی کو جاننے کے تجربے سے اس کا وزن 100 گنا کم ہے۔ زائرین اور یانومامی کے درمیان ثقافتی تبادلہ در حقیقت اس منصوبے کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ یہ ان گیتوں اور کہانیوں میں شامل ہے جو یانومامی رات کو الاؤ کے گرد جنگل میں سناتے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو وہ درختوں اور پودوں کے بارے میں ہائکنگ کے دوران شیئر کرتے ہیں، جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ان کی خوراک اور ادویات کا ذریعہ رہے ہیں۔ روزا کا کہنا ہے کہ برازیل کے مقامی باشندے کئی سال سے تعصب کا شکار رہے ہیں۔ نوجوان اپنی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ بیرونی اثرات قبول کرنے کے لیے زیادہ کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب وہ زائرین کو اپنی ثقافت کی قدر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں
तो इससे इनमें अपनी सकाफती कदर का मजबूत एहसास पैदा होता है। लोग जब पहाड़ से नीचे आते हैं तो वो यानोमामी के साथ दोस्ती ताल्लुक से सरशार और जज्बात से मगलूब आंसुओं के साथ आते हैं। वो बहुत ज़्यादा तशक्कर के जज्बे के साथ रुखसत होते हैं। ये वाकई तब्दीली लाने वाला एहसास है। रास्ते की थकन, सोबतों और मायूसियों के बाद आखिर में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। पगडंडी से ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ता नदियों, गिरादार जड़ों, दलदलों और फिसलने वाली चट्टानों से गुजरने का रास्ता होता है, जहाँ शदीद तवज्जो की ज़रूरत होती है। यारिपो की चोटी पर चढ़ने का फासला सिर्फ 36 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 5 दिन लग जाते हैं और 3 और रास्ते हैं जो वापस नीचे जाने के लिए हैं। इन रास्तों से बहुत एहतियात से गुजरना होता है और इतना वक्त लगना ये बताता है कि वो खिता कितना खतरनाक है। पहले 3 दिन तक घने, गर्म और मरतूब बारिशी जंगल ब्रोमेलिडिस से भरे दलदल से गुजरना होता है, जहां जूते घुटनों तक कीचड़ में घुस जाते हैं। ऊंची जमीन पर दर्जा हरारत वाहिद हिस्सों तक गिरने के साथ ही पौधे कम होते जाते हैं। ठंडी हवाएं बारिश और पसीने से लथड़े कपड़ों में दाखिल होकर जिस्म में चुभती हैं। 5वें दिन चोटी की तरफ सिर्फ 1000 मीटर की चढ़ाई बच जाती है और एक मौका पर तो दर्जनों दाती दारों को पकड़कर गुजरना होता है, जो करीब के अमूदी चट्टान के चेहरे में हथौड़े से डाले गए हैं। इस सब के बाद भी चोटी तक पहुंचने वाले चंद खुशनसीब हाइकर्स ही होते हैं। वहां जाने के लिए साइन करने वाले हाइकर्स में से कोई भी इस वहम में नहीं होता कि उनके लिए ये सफ़र आसान होगा। पैकिंग लिस्ट ही ये बात तय कर देती है कि सफ़र कितना सख्त है। इनमें चमड़े की सख्त जुराबें जो सांप के काटने से हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हैं, दस्ताने जो चींटी से मुतसरा दरख्त के तनों को पकड़ने के लिए, सोने का झोला और मच्छरों का जाल, घुटने के लिए नी कैप और एक सीटी शामिल है। इसके अलावा सेहतमंद जिस्मानी और जहनी सेहत की गवाही देने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी दरकार है। इस मंसूबे में 1 महीने एक ग्रुप ही वहां का सफ़र कर सकता है, जिसमें 10 को पैमा या हाइकर्स होंगे और इस पर 19,000 ब्राज़ीली डॉलर खर्च आता है। हाइकर्स के साथ यानोमामी गाइड्स, पोर्टर और बावर्ची होते हैं, जो तकरीबन तमाम अफराद की खुराक और सामान ले जाते हैं। परीरा घोष ने कहा कि यह कम्युनिटी फंड के लिए आमदनी पैदा करता है। इसके अलावा गाइड और पोर्टर अपने ख़ानदान को पालने के लिए आमदनी हासिल कर रहे हैं, जिससे सोने की कानकनी के असरात को कम करने में मदद मिलती है। अगरचे कानकनी नौजवान यानोमामी मर्दों के लिए आमदनी का एक पुरकशिश जरिया बनी हुई है, लेकिन इस यारिपो प्रोजेक्ट से ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये कम्युनिटी के लिए एक मोड़ साबित होगा। परीरा का कहना है कि ये मंसूबा अहम है। ब्राज़ील और इससे बाहर के लोगों को यहाँ आने और देखने के लिए हम खुश आमदीद कहते हैं। ये मंसूबा हमारा ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। नाजरीन, ये था ब्राज़ील का एक वो पहाड़ जिसके लिए मशहूर है कि वहाँ जाने के लिए रूहों से इजाज़त लेनी पड़ती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक मालूमाती वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।